नमस्कार दोस्तों। सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी पॉलिटी डिस्कशन की नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा कहने का मतलब है हमें डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसे डिस्कशन करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस या अदर्स जो स्टेट एग्जामिनेशन हैं उनमें भी आए हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था बेहद अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कराने की कोशिश की थी, और उसमें हमने सभी स्टूडेंटों को ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि यदि डिस्कशन एक लिमिट में होकर के चलता है, यदि मटेरियल बहुत लिमिटेड होता है, स्टडी स्मार्ट होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को बहुत कम परेशानी से ही सॉल्व कर ले जाते हैं। बहुत कम चांस होते हैं नेगेटिव मार्किंग में नंबर आने के। तो हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि जो हम संवैधानिक स्तर जब भारतीय संविधान का लेते हैं तो हमारा जो शुरुआत होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने पर होती है। तो बात है दोस्तों 24 सितंबर 1599। ब्रिटेन में एक हॉल था जिसका नाम था फाउंडर्स हॉल। उस हॉल में 24 सितंबर को कुछ जो व्यापारी थे या व्यापारी गण के जो समूह थे, उन लोगों ने एक बैठक निर्धारित की और उसमें यह फैसला किया कि भाई हमें पूर्व की ओर, जो पूर्वी देश हैं, उन पूर्वी देशों की ओर अपने व्यापार को स्थापित करना है या व्यापार की शुरुआत करनी है। और इस पर जब बातचीत फाउंडर हॉल में की गई, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर ने की थी। ये बातचीत जो हुई थी उसकी अध्यक्षता के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड मेयर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एलिजाबेथ जो थी, ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ सेकंड, इनके सामने सभी व्यापारियों ने एक प्रार्थना जो पत्र था वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति 31 दिसंबर 1600 को रानी के द्वारा जो व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर ने की थी, उसकी स्वीकृति रानी द्वारा दी गई। और यह भी कहा कि आप लोग जो पूर्वी देशों की ओर व्यापार के लिए जाओगे, इसका कार्यभार एक परिषद संभालेगी, जिसके लिए एक परिषद बनाई गई थी कि भाई तुम लोग पूर्वी देशों के लिए व्यापार के लिए जाओगे, तो एक परिषद का निर्माण किया गया है। इसका कार्यभार किसके पास होगा? एक परिषद के पास होगा, जिस परिषद में गवर्नर होगा और 24 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। गवर्नर और उसकी परिषद जो थी वो पूरा का पूरा कार्यभार संभालेगी, जिसे नाम दिया गया था गवर्नर और उसकी परिषद। मतलब पूछे कि इसे परिषद को क्या संज्ञा दी गई थी, तो इसे बोलोगे गवर्नर और उसकी परिषद। इसी के तहत सबसे पहले भारत में एक चार्टर लेख आता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें
ब्रिटेन के द्वारा कंपनी के लिए बनाया गया चार्टर लेख, ये था 1726 में। ध्यान रखना, इससे पहले कोई भी नहीं आया। 1600 में कंपनी आई। निरंतर शुरुआत में जब कंपनी आई थी उसे ये बोला गया था कि आप प्रत्येक 15 वर्ष पर ब्रिटेन सरकार से अपनी स्वीकृति लेते रहोगे अपने कार्यभार के आधार पर। मेरा कहने का मतलब, यदि भारत में या पूर्वी देशों में आपका कार्यभार अच्छा रहेगा तो प्रति 15 वर्ष आपको और आपके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे यही जब हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो वहां 20 वर्ष कर दिया जाएगा। तो ये जो आया था, इसमें जो प्रावधान थे, तो सबसे पहले जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसने बंगाल पर अपने व्यापार, जो बंगाल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, तो यहाँ आयात और निर्यात बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था और ये समृद्ध क्षेत्र भी था बंगाल उस समय। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल सबसे पहले 1726 के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है, इसकी जो प्रेसिडेंसी के राज्यपाल थे, इसकी प्रेसिडेंसी के राज्यपाल और उसकी परिषद के सदस्यों को, इसकी प्रेसिडेंसी के राज्यपाल प्लस परिषद के जो सदस्य थे उनको विधि बनाने का अधिकार दिया। उनको विधि बनाने का क्या दिया गया? अधिकार। किसके तहत? 1726 के चार्टर एक्ट के तहत। ध्यान रखोगे, तब ये दिक्कत आती है, इन्हें दिया गया। तो इससे पहले विधि कौन बनाता था? तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में एक बोर्ड था जिसका नाम था निदेशक बोर्ड। तो 1726 से पहले जो विधि बनाता था भारत के लिए, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ निदेशक बोर्ड तैयार करता था। तो ये थी कुछ घटनाएं। अब इसके बाद हम संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक बातें पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में, संवैधानिक विकास का इतिहास। इसे हम बच्चों दो पार्ट में तोड़कर देखेंगे। मतलब स्टडी जो इसकी करेंगे, इसकी स्टडी को 2 पार्ट में तोड़कर इसकी स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, संवैधानिक बोल सकते हो कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, या हम इसे बोल सकते हैं 1773 से 1857। ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत था? कंपनी के अंतर्गत। मेरा कहने का मतलब, भारत में ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में जो शासन हुआ था, एक तो ब्रिटेन की कंपनी ने किया था शुरुआती दौर में। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने कंपनी के अधिकार, बताएंगे हम, चर्चा करेंगे पूरी। कंपनी के जो शासनिक और प्रशासनिक अधिकार थे, राजनीतिक एवं व्यापारिक अधिकार थे, वो सभी अधिकार समाप्त कर दिए और खुद भारत में स्थापत्य को जारी रखा। तो पहला जो दौर था जिसमें कंपनी ने भारत में शासन किया था, उस समय संवैधानिक विकास क्या हुआ था, कौन कौन से एक्ट आए थे, किस किस एक्ट में क्या क्या चेंज किया गया, क्या बढ़ाया, क्या घटाया, क्या भारत के लिए अच्छा था, क्या भारत के लिए खराब था, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। उसके बाद ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत जो विकास होगा, उसके बाद ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत संवैधानिक विकास,
ये जो फेज था बच्चों, ये था 1858 से लेकर 1947 देश के आजाद होने तक। इस दौरान 1757 के बाद जब महारानी ने अपने हाथ में शासन ले लिया, उससे देश के आजादी के समय तक भारत में संवैधानिक विकास क्या हुआ, उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य आपको कोई कहानी रटाना या खाना पूर्ति करना नहीं है। हमारा पूरी तो टू द पॉइंट जो स्टडी होगी वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर चोट करना होगा। आयोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे एक छोटे से डिस्कशन से आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। तो अब हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो हमने बताया था कि 1773 से लेकर के 1857 के मध्य का समय होगा। इस दौरान कौन कौन से कानून बनाए गए थे। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो 1717 से लेकर के 1857 तक जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो इस दौरान यदि हम ब्रिटिश संसद के विभिन्न कानून या आदेश पत्रों की बात करें तो उनके माध्यम से कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाता था। मेरा कहने का मतलब है इस फेज में अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश संसद थी, उस ब्रिटिश संसद के कानून, उसके द्वारा बनाए गए कानून या उसके द्वारा दिए गए आदेश पत्र, इनके माध्यम से जो कंपनी थी उस कंपनी को नियंत्रित किया जाता था। मेरा कहने का मतलब ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो संसद थी, वह भारत में कंपनी के लिए कानून या आदेश पत्र भेजती थी, जिनके माध्यम से कंपनी को क्या किया जाता था, शासित या नियंत्रित किया जाता था। अगर सर्वप्रथम हम कंपनी के शासन की बात करें तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैंने बताई थी पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आ जाती है, तो हमें जहां हिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी देखना है कि इसका पॉलिटिकल जो मुद्दा है वो क्या है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी काम हमारे आ सकती है, जिससे क्या होता है कि जो हम ब्रॉड कोर्स की बात करते हैं, वाइड कोर्स की बात करते हैं, वो बहुत छोटा हो जाता है हमारे विजुअलाइज ब्रेन के अंतर्गत। तो मेरा कहने का मतलब है भारत में अगर सर्वप्रथम शासन की बात करें, सर्वप्रथम कंपनी शासन की बात करें, सर्वप्रथम कंपनी शासन की बात करते हैं तो इससे शासन से पहले एक घटना थी 1757, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, इसमें कूटनीतिक तरीके से या रणनीतिक तरीके से कंपनी ने भारत में कुछ चोट करने की कोशिश की। बल्कि कंपनी के मैंने भारत के एक क्षेत्र जिसे हम बंगाल बोलते हैं, बंगाल में मैं यहाँ पूरा बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हिस्ट्री में पढ़ाने वाली बात है। यहाँ मैं केवल अपने पॉलिटी के पेपर के परिदृश्य से और आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के परिदृश्य से ही डिस्कशन करूंगा। तो कूटनीतिक तरीके से कंपनी ने बंगाल में पहली बार अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुई। और उसकी कामयाबी बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जिसकी कामयाबी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में 1764 में जो कूटनीति उन्होंने हमारे स्थानीय या लोकल राजाओं के बीच फैलाई थी, जिसमें वो सफल रही शासन स्थापित करने में, उसका परिणाम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1764 में बक्सर के युद्ध में देखने को मिला। बक्सर के युद्ध में सर्वप्रथम कंपनी ने भारत में शासन करना स्थापित किया और वर्ष 1964 में
मुगल बादशाह से इन क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार कंपनी ने प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? जो मुगल बादशाह थे उससे ये जो क्षेत्र थे इनसे दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी भारत के शासन में, मुगल शासन में या वहां के जो देसी राजा थे उनमें अब धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करना स्टार्ट करेगी। लेकिन शुरुआत किससे की? दीवानी अधिकार से। दीवानी अधिकार मतलब कर वसूलना, राजस्व को वसूलने का अधिकार जो था वो कंपनी ने अपने अंतर्गत ले लिया। और मुगल बादशाह को जो राजनीतिक अधिकार था, वो राजनीतिक अधिकार किसके पास था? मुगल बादशाह के पास था। और दीवानी अधिकार किसके पास था? कंपनी ने अपने अंदर। ऐसा करने वाला भारत में लॉर्ड क्लाइव पहला व्यक्ति था जो ऐसा करने में भारत में कामयाब हुआ था। उस समय का कौन था? ये गवर्नर था। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, यहां सबसे पहले 1764 में विभिन्न प्रांतों में या सूबों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था है, वो द्वैध शासन प्रणाली, जो डोल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस समय भारत में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है, तो लॉर्ड क्लाइव ने ही बक्सर के युद्ध से अपने अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करके क्या प्राप्त लिया? द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। मुगल शासक राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे, ठीक है ना, तो कंपनी ने अपनी चालाकी से यह काम करने में क्या हुआ? सफल हुआ। और ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कंपनी थी इसमें अधिकार मैक्सिमम किसके हाथ में थे? गवर्नर के हाथ में थे। और इन क्षेत्रों में जो भी गवर्नर बनते थे उन पर ब्रिटिश सरकार का बहुत ज्यादा आधिपत्य तो नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार का बहुत ज्यादा आधिपत्य तो नहीं था तब तो ये गवर्नर जनरल क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे। भाई जब मनमानी करेंगे तो जो सूबे थे कंपनी के अंतर्गत प्लस कंपनी, इसमें क्या करते थे ये गवर्नर कि कंपनी के अलावा खुद अपने लाभ के लिए काम करते थे। बहुत सारा पैसा भारतीयों का शोषण करके अपने इंडिविजुअल हित के लिए अपने देश भेजते थे। सामान्यतः यह देखा जाता था 1772 से पहले और 1764 के दौरान कि जो कंपनी के अधिकारी थे वो खुद निजी व्यापार, अन्य विभिन्न प्रकार के आर्थिक शोषण भारत में, जिससे वो ब्रिटेन में जाकर के बहुत पैसे वाले बन गए। जब ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के कुछ मेंबर उनसे बात करके पूछा करते थे तो वो ये बोलते थे कि भारतीय लोग हमें अच्छा काम करने के लिए उपहार में बहुत सारा धन भेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई उनकी बात से बहुत इतर थी। सच्चाई ये थी कि उस समय कंपनी के द्वारा शासित सूबे और कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी दयनीय थी, काफी डाउन थी। जहां तक कि कंपनी को अंग्रेजी सरकार से, जो ब्रिटेन सरकार थी, उस अंग्रेजी सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। अब जब कर्ज मांगना पड़ा, उधर देखते थे गवर्नर और जो अन्य अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सदस्य थे, वो बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, तो फिर तो ये ब्रिटेन सरकार द्वारा एक जांच का विषय बनता है। नौबत जहां तक आ गई कि कंपनी 1772 में अपनी आर्थिक अस्थिरता के 1772 में कंपनी अपनी आर्थिक अस्थिरता के चरम पर आ गई। तब तो ब्रिटेन सरकार का फर्ज बनता है कि निश्चित रूप से, और यह देखा गया कि कंपनी
दिवालिया की स्थिति में आने लगी, क्योंकि ये पैसा जो निजी अधिकारी और सदस्य और गवर्नर हुआ करते थे वो पैसा अपने हित के लिए खर्च किया करते थे। तब तो निश्चित रूप से ब्रिटेन जो संसद थी वो इस विषय पे क्या करवाएगी, जांच करवाएगी कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो अधिकारी हैं वो पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और कंपनी घाटे की स्थिति में चली जा रही है। तब 26 जनवरी 1972 को ब्रिटेन संसद दो समिति का गठन करती है। 26 नवंबर 1772 सबसे पहले ब्रिटिश संसद क्या करेगी, 26 जनवरी 1772 को दो समिति, तो कमेटी को स्टेबलाइज करेगी। पहली जो कमेटी थी उसका नाम था प्रवर समिति और दूसरी कमेटी का नाम था गुप्त समिति। प्रवर समिति और गुप्त समिति ने जब जांच की और जांच में पाया कि जो रिपोर्ट है वो काफी खेदजनक है, जो रिपोर्ट है वो अत्यधिक क्या है, अत्यधिक खेदजनक है, तब निश्चित रूप से दो एक्ट बनाए गए। तब क्या होगा, जब ये स्थिति देखी गई तो दो एक्ट बनाए गए। ब्रिटिश संसद द्वारा पहला जो एक्ट बनाया गया था वो कंपनी को कर्ज देने के लिए बनाया गया था। फर्स्ट जो एक्ट बनाया था उस दौरान वो कंपनी को कर्ज देने के लिए बनाया गया था और जो सेकंड एक्ट बनाया गया था वो कंपनी के सुधार के लिए कानून बनाने का बनाया गया था। इसी एक्ट का नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो किसे रेगुलेटिंग करेंगे, कंपनी के शासन और प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए कि कंपनी की स्थिति क्यों डाउन हो रही है, कंपनी क्यों अपने दिवालिया की स्थिति में आ गई, क्यों कंपनी पर इतना कर्ज हो गया और कंपनी के जो अधिकारी हैं ये क्यों इतने आर्थिक रूप से दक्ष होते चले जा रहे हैं। इन सब के लिए एक्ट बनाया गया और कंपनी को कर्ज भी दिया गया। तब तो हम बात करते हैं कि क्या था एक्ट ऑफ 1773। तो पहले तो पता ही चल गई क्यों बनाया गया था, ये पढ़ेंगे हम, इसमें किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे और उसके प्रावधान क्या थे, मन कर गया तो उसका निष्कर्ष भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया करेंगे। तो क्यों बनाया गया था ये हमने आपको बता ही दिया कि ये इसीलिए बनाया गया था कि कंपनी में आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आर्थिक रूप से कंपनी की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए, बात क्लियर, क्या क्या प्रावधान रखे थे। और यह भी माना जा रहा था कि उस समय एक्ट ऑफ 1773 कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान के रूप में पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म ऑफ कंपनी के लिए पहला लिखित संविधान जैसा बनाया जा रहा था, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यह सामान्यतः उस समय माना गया था। अब इसमें प्रावधान जो थे, मैं इसके प्रावधान की डायरेक्ट चर्चा करता हूं
तो इसमें प्रावधान जो थे वो ये थे कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम चेंज किया और उसका नाम गवर्नर जनरल रखा। जो बंगाल का उस समय कौन बनता था, वो गवर्नर बनता था, उसके नेम को क्या किया, चेंज किया और उसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। उसका क्या नाम रख दिया, गवर्नर जनरल उसका नाम रख दिया। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी समिति बनाई गई। इसकी जो हेल्प करेगी वो हेल्प 4 मेंबर काउंसिल करेगी। तो 4 सदस्यीय क्या बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसका कार्यकाल जो था वो 4 वर्ष था। इसका कार्यकाल भी था। इसके टाइम की बात करोगे तो ये टाइम कितना था इसका, 4 वर्ष। जिसके मेंबर्स के नाम की बात करूं तो पहले मेंबर का नाम है जॉर्ज मानसन। दूसरे का नाम है जॉन क्लेवरिंग। तीसरा जो मेंबर था वो फिलिप फ्रांसिस। चौथा जो मेंबर था वो रिचर्ड बारवेल था। सभी कौन थे, अंग्रेजी थे, ब्रिटेन के शासक थे। एक तो ये प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया था वो मद्रास और बंबई का जो गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया, जबकि पहले ये क्या थे, स्वतंत्र थे। कौन, मद्रास और बंबई। मद्रास, सेकंड प्रावधान की बात करें तो जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर जो थे वो किसके अधीन आ गए, वो अधीन आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। पहले ये क्या थे, स्वतंत्र थे, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला प्रावधान किया गया था इसी एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, चीफ जस्टिस जो थे वो थे एलिजाह इम्पी। नेक्स्ट जो थे वो चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। नेक्स्ट जो 3 मेंबर थे इसमें वो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य मेंबर भी उसमें शामिल थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। अब बात ये थी कि ये जो कोर्ट था कोई भी निर्णय देता था तो उस निर्णय के खिलाफ भारत में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं थी जिसे वो चुनौती दे पाए। तो कोर्ट के निर्णय की चुनौती के लिए लंदन में केवल चुनौती प्रिवी काउंसिल में ही दी जा सकती थी। भारत में उसके अगेंस्ट कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब, हमने रेगुलेटिंग एक्ट जो पढ़ा उसमें यह पढ़ा कि इसका जो लक्ष्य था, आप अगर बात करें कि इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था भारत और इंग्लैंड में जो कंपनी है, भारत में भी और इंग्लैंड में भी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जो भ्रष्टाचार, और कुप्रशासन था उसमें रिफॉर्म लाना, उसमें सुधार लाना, करेक्टिव। और माल जो गवर्नेंस थी, कुप्रशासन था, उसमें सुधार लाना इस एक्ट का क्या था, इस एक्ट का मुख्य टारगेट था। कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो पहले निजी व्यापार और उपहार का बहाना लगाते थे, इस एक्ट के अंदर जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर निजी व्यापार
और उपहार, इन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी के अलावा निजी व्यापार नहीं कर सकता और ना ही किसी भारतीय से उपहार ले सकता है। ठीक है। अब क्या किया गया कि जो बीओडी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बीओडी जो थी, इस बीओडी द्वारा शासन को नियंत्रित करने की, कंपनी पर नियंत्रित करने की बात की गई। तो अब ये बोली गई थी कि ये बीओडी जो था वो कंपनी पर जो नियंत्रण करेगा, उस नियंत्रण, और ये बीओडी कंपनी का ही था, इसकी रिपोर्ट को किसे देगा? रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। इसे और अधिक उत्तरदायी बनाया गया, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी इस पर आरोपित की गई, इस पर थोपी गई कि भाई तुम डायरेक्ट जो उत्तरदायित्व है तुम्हारा। ये बीओडी जो होती थी वो कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी होती थी। इससे बोला गया था कि कंपनी के नियंत्रण से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्या करोगे? पेश करोगे। इसके डायरेक्टर की जो अवधि थी, पहले जो बीओडी का डायरेक्टर था वो 1 वर्ष के लिए बनता था और एक्ट ऑफ 1773 में उसे 4 वर्ष के लिए कर दिया गया कि अब जो डायरेक्टर है वो 4 वर्ष के लिए बनेगा। गवर्नर जनरल को जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंसी थी, उस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक, उसके सैनिक और असैनिक जो अधिकार थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए कि भाई इनके शासन के जो राइट हैं वो राइट किसे दे दिए जाए? गवर्नर जनरल को दे दिए जाएं। ये था एक्ट ऑफ 1773। कोई भी एक्ट बनता है आज भी हम जानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। वैसे ही कुछ दोष देखे गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसको रिफॉर्म करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको रिफॉर्म करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। जो 1773 में कमियां थी उसे दूर किया जाए। इसी को बंगाल व्यवस्था एक्ट भी कहते हैं। चाहो तो इसका नाम बंगाल व्यवस्था एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। पूछे क्यों आया तो कह सकते हो, पहले तो क्यों पे ही बात करनी है, तो कह सकते हो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसमें जो दोष थे, जो कमियां थी, उसकी कमियों को, उसमें क्या थी? अनेक कमियां थी। उसकी कमियां को दूर करने के लिए क्या बनाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उस समय एक चीज और देखी गई थी कि जो परिषद थी, परिषद व न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया था, परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच भी मतभेद, काफी मतभेद थे, दोनों के मध्य विवाद था, तो उसे भी सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी शासन को संसदीय नियंत्रण में भी लाने में क्या रही? 1773 एक्ट बनाया किस लिए? कि ब्रिटिश सरकार कंपनी में जो नियंत्रण है उसे ला सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार कंपनी के पर नियंत्रण करने में ज्यादा सफल नहीं हुई, वो संसद के माध्यम से नियंत्रण नहीं ला सकी। तब इसके लिए फिर से 2 समितियां बनाई गई। एक समिति वही प्रवर समिति, इसके लिए फिर से क्या बनाई गई? 2 कमेटी के भाई किस तरीके से 1773 की कमी है उनको दूर किया जाए। एक प्रवर समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो एडमंड वर्क थे, एडमंड वर्क। दूसरी थी गुप्त समिति जिसके अध्यक्ष थे डंडास, गुप्त समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे
दास, रंटास, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये समिति बनाएगी। अब जो गुप्त समिति थी वो तो गुप्त रूप से कार्य कर रही थी, इसका काम था गुप्त रूप से कार्य करना, गुप्त रूप से कार्य करना कि भाई तुम क्या करोगे, गुप्त रूप से कार्य करोगे। लेकिन जो प्रवर समिति थी, वो प्रवर समिति जो कार्य कर रही थी वो क्या कर रही थी कि जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था और उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद, इनके संबंधों की जांच करना इसका काम था। इसके संबंधों की जांच करना किसका काम था, प्रवर समिति का काम था। तब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के प्रावधान, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जो प्रावधान हैं वो ये हैं बच्चों कि कलकत्ता सरकार को अब ये अधिकार मिल गया, कलकत्ता जो सरकार थी उसे ये अधिकार मिल गया कि बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए अब वो क्या बना सकती है, उसके विकास के लिए विधि बनाने का क्या मिल गया, कानून बनाने का उसे अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दी थी कि भाई गवर्नर जनरल की काउंसिल न्यायालय के अधीन आएगी, अब उसे क्या कर दिया, उच्चतम न्यायालय से अलग कर दिया, मुक्त कर दिया, कह सकते हो मुक्त। जो न्यायालय और परिषद के बीच जो झगड़ा चल रहा था, अब वो क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसे उच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया, ठीक है ना। अब सर्वोच्च जो न्यायालय की शक्ति क्या कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को उच्चतम जो न्यायालय है उसकी शक्ति क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, शक्ति कम कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। क्योंकि एक तो उससे गवर्नर जनरल की काउंसिल को मुक्त कर दिया, दूसरा जो राजस्व अधिकारिता थी, उस राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया कि राजस्व अधिकारिता अब न्यायालय के अंतर्गत या उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएगी, उच्चतम न्यायालय से क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये प्रावधान थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल व्यवस्था एक्ट 1781 की। नॉर्मल सी बातें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाए। तो नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं आखिरकार ये आया क्यों था, क्यों पे बात पहले होनी चाहिए। तो आया इसलिए था कि 1781 का जो एक्ट था उसके बावजूद जो कंपनी का प्रबंधन था, एक्ट ऑफ 1781 के बावजूद जो कंपनी का प्रबंधन था उसमें सुधार, उसमें रिफॉर्म नहीं दिख रहा था, सुधार नहीं दिख रहा था। दूसरी बात 1783 में एक काम और हुआ था, 1783 में कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय फॉक्स थे। कौन थे? फॉक्स। उस समय फॉक्स और नॉर्थ इनकी मिलीजुली सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बिल पास किया था कि कंपनी से जो कुप्रशासन है, कुप्रशासन को खत्म करने के लिए एक बिल पेश किया। और वो जो बिल था
गौर करने की बात है, वो हाउस ऑफ कॉमन में तो पास हो गया, जो बिल था वो हाउस ऑफ कॉमन में तो पास हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बिल पास नहीं हो सका। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं, वैसे ही वह हाउस ऑफ कॉमन जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सांसद वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, और कुछ को मनोनीत किया जाता है, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वह हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है वो महारानी के द्वारा मनोनीत होते हैं, और महारानी के ही परिवार या उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये पास नहीं हुआ था। तो ये पहला बिल था जो भारत के मुद्दे पर था और पास नहीं हो सका, और जब पास नहीं हो सका था तो पहले और अंतिम प्रधानमंत्री फॉक्स थे जिन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, ध्यान रखना। तब अगला इलेक्शन होता जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो 1784 में नए इलेक्शन होते हैं। नए जब इलेक्शन होते हैं तो निश्चित रूप से बात है सरकार चेंज होगी। तो मई 1784 में वहां न्यू इलेक्शन हुए, और न्यू इलेक्शन होने के बाद जो परिणाम आया उसका, वहां पर थंगर पिट जो पीएम बने न्यू, वो थंगर पिट बने थे। पिट से में पिट यहीं से लिया गया है। और इन्होंने क्या किया, जुलाई 1784 में न्यू बिल पेश किया, और यह बिल अगस्त 1784 में क्या हो गया, पास हो गया। और पास होने के बाद जब पिट्स ने पास कराया तो इसका नाम रखा गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका जो उद्देश्य था पिट्स इंडिया एक्ट का, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो उद्देश्य था ये जो 1773 के दोष हैं एक्ट और उद्देश्य की जब बात करें तो इसका उद्देश्य था एक्ट ऑफ 1773 के जो दोष हैं उन दोष को खत्म करना, उन दोष को दूर करना एक्ट ऑफ 1784 का उद्देश्य था। अब इसके प्रावधान की बात करें कि भाई उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या प्रावधान करने की कोशिश की गई थी एक्ट ऑफ 1784 में। तो प्रावधान ये थे कि जो कंपनी की गतिविधि थी वो अलग अलग कर दी गई। पहला प्रावधान ये कि अब कंपनी की गतिविधियों को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। कैसे अलग अलग कर दिया कि जो व्यापारिक काम थे, जो व्यापारिक मामले थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और जो राजनीतिक मामले थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। देखो यहां से ब्रिटेन सरकार कंपनी की ताकत को कम करेगी और धीरे से अपने पार्लियामेंट के सदस्य को वहां पर एंट्री करा देगी। तो धीरे धीरे आगे जाकर के कंपनी कमजोर होती चली जाएगी और भारत में ब्रिटेन संसद थी उसका शासन हो जाएगा। तो यहां जो अध्यक्ष था वो मंत्रिमंडल का सदस्य। अब मेरा कहने का मतलब जो कानून बनाए जाएंगे वो विदाउट ब्रिटेन संसद के नहीं हो सकते। अब यहां कौन देख रेख करेगा भारत में, वो करेगा अध्यक्ष मंत्रिमंडल का। और इसमें कुल 6 सदस्य थे। ये जो बीओसी बनाई गई थी इसमें 6 मेंबर थे, जिनमें 2 ब्रिटिश मंत्री भी हुआ करते थे। ब्रिटिश मंत्री भी सदस्य के रूप में काम करते थे। मेरा कहने का मतलब 3 मेंबर तो इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही हो गए, ठीक है ना। तो यह प्रणाली जो थी वो थोड़े बहुत परिवर्तन की समय 1947 तक चली थी। ये जो बीओसी थी निरंतर चलती रही और लगभग ये बीओसी 1947 तक भारत में कुछ ना कुछ जरूरत के अनुसार जो परिवर्तन थे वो करते गए
और निरंतर 1947 तक बीओसी भारत में चली थी, ध्यान रखना। अब क्या था कि जो बीओडी और बीओसी था, अब ये माना गया कि भारत में जो बंगाल में, स्पेशल बंगाल में था, ये बंगाल में जो छत्र शासन है उसकी व्यवस्था हो गई। क्या हो गई? अब बंगाल में छत्र शासन, छत्र शासन से मतलब अब ऊपर छत से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या कर रही है? शासन स्थापित कर रही है। गवर्नर जनरल और परिषद में जो सदस्य थे 4, मैंने बताई थी, एक परिषद बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए तो बनाई गई थी, जिसमें कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे। अब क्या कर दिया कि उस जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें मेंबर की संख्या 4 से 3 कर दी। एक मेंबर क्या कर दिया? घटा दिया। अब परिषद से घटाएंगे तो गवर्नर जनरल की शक्ति क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और बीओसी की शक्ति को ये लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं और उसमें अपनी एंट्री मार रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल था वो भारतीय राजाओं से, देखो गवर्नर जो जनरल है, अब ये क्या करेगा? जो भारतीय शासक होंगे या राजा होंगे उनसे ना तो कोई संधि और ना ही युद्ध, बिना परिषद की इजाजत के, बिना बीओडी की इजाजत के, ये बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के नहीं कर सकता। अब मेरा कहने का मतलब बीओडी और बीओसी कंपनी पर निगरानी करेंगी। ये था एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्ट ऑफ 1786 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ 1786 बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था इसमें, ठीक है ना। इसमें जो था वो ये था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार था। जो गवर्नर जनरल था कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में विशेष परिस्थिति में, जो परिषद थी उस परिषद के जो अधिकार थे या निर्णय थे, उस परिषद के काउंसिल के जो निर्णय थे उन निर्णयों पर वीटो लगा सकता है, मतलब निषेध, उन्हें लागू कर सकता है, उन्हें नियंत्रण कर सकता है और उन्हें रद्द भी कर सकता है, और उनकी उपेक्षा भी कर सकता है। यह अधिकार किसको मिल गया? गवर्नर जनरल को मिल गया, ठीक है ना। उनको लागू भी कर सकता है, वीटो भी लगा सकता है, निरस्त भी कर सकता है, उपेक्षा भी कर सकता है और निषेध भी कर सकता है। अब गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई कि भाई जो गवर्नर जनरल होगा उसी को प्रधान सेनापति की भी शक्ति दी गई। सेना का भी वो चीफ होगा, और ऐसा बनने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, पहला व्यक्ति बना, ठीक है ना, जिसको ये शक्ति दी गई। एक ही व्यक्ति के पास गवर्नर जनरल और मुख्य सेना की शक्ति थी, तो ये पहला व्यक्ति था जो ये पद इसके लिए सौंपा गया था। तो ये था एक्ट ऑफ 1786। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं इसके बाद चार्टर एक्ट। तो 3 चार्टर एक्ट थे। एक था 1793, एक था चार्टर एक्ट 1793, एक था 1813, एक था 1833 और एक था 1853। मेरा कहने का मतलब प्रत्येक चार्टर एक्ट 20-20 वर्ष के अंतराल में आया, ठीक है ना। चार्टर एक्ट मतलब ब्रिटेन से अब एक चार्ट पर लिखा हुआ आता था, जो भी कानून बन के आता था। तो चार्टर एक्ट प्रत्येक के बीच में जो अंतराल था वो 20 वर्ष का अंतराल था। तो पहले चार्टर एक्ट की बात करें तो इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य जो हम बात कर रहे हैं 1793, ध्यान रखना, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जो कंपनी थी उसको अगले 20 वर्ष के लिए, जो कंपनी थी उस कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए जो पूर्वी देश हैं
उन पूर्वी देशों में व्यापार के लिए नवीनीकरण करना, व्यापार के लिए समय का नवीनीकरण करना या समय को बढ़ाना, कि भाई इनका कार्यकाल ठीक है, जांच होती थी उसमें पहले कार्यकाल ठीक है और इनके कार्यकाल को और भारत में या पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए उनका जो एकाधिपत्य है उसे नवीनीकरण कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। तो ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ जब हम इसके प्रावधान की बात करते हैं कि इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, जब हम इसके प्रावधान की बात करते हैं तो जो गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था वो समाप्त कर दिया। जो गवर्नर जनरल था उसके वीटो के अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त, कि भाई परिषद के प्रति अब गवर्नर जो परिषद के निर्णय थे उस पर वीटो लगा सकता था, उसे खत्म कर दिया गया। दूसरा एक जो घातक काम किया था वो ये किया था कि जो बीओसी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, उसके सदस्य और जो कर्मचारी थे जो ब्रिटेन के थे, उनको जो वेतन था वो भारत के राजस्व से देने की बात की, कि भारत से जो राजस्व आएगा उससे जो इनके सदस्य और कर्मचारी हैं बीओसी को, उनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। दूसरा काम जो किया प्रावधान में वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का लिखित विधि द्वारा, पहली बार जो ब्रिटिश ने अपने क्षेत्र कब्जे में कर रखे थे, ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का जो लिखित विधि थी वो लिखित विधि प्रशासन की नींव रखी थी, कि इनके लिए लिखित में विधि बनाई जाएगी। किसके लिए, प्रशासन के लिए। कि अब ब्रिटिश जो क्षेत्र हैं जिन पर ब्रिटिश का शासन है, ब्रिटिश कंपनी का शासन है, उनके लिए लिखित प्रशासन के लिए नियम भी कौन बनाएगी, ब्रिटिश बनाएगी, और वो लिखित में बनाए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब चाहे वो कानून हो या विनियमन हो, ध्यान रखना। तो 1833 तक जो बने हुए कानून है उन्हें विनियमन कहते हैं, और उसके बाद के बने हुए कानूनों को अधिनियम कहते हैं, ध्यान रखना। 1833 से पहले को विनियमन और उसके बाद को अधिनियमन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए लिखित में कानून बनाने की बात की गई थी, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, न्यायालय के पास यह अधिकार हो गया कि भाई सभी कानून और विनियमों की व्याख्या का जो अधिकार है वो कौन करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय को ये अधिकार मिल गया कि जो भी कानून होंगे, उन कानून और जो विनियमन होंगे उनकी व्याख्या का अधिकार अब किसके पास होगा, वो न्यायालय के पास होगा। अब एक चीज बताओ, कुछ बात ऐसी है कि जो आलोचना लायक है इसमें, तब तो निश्चित रूप से इस एक्ट की क्या की गई होगी, आलोचना भी की गई होगी। तो हम कुछ इसकी आलोचना देख लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि इसकी पूछा जा सकता है मेंस वगैरह में आलोचना क्या क्या की गई थी। एक तो आलोचना ये की गई थी कि ये एक्ट काफी लंबा था, बहुत ज्यादा प्रावधान थे इसके अंतर्गत। दूसरा, कंपनी और शासन में कोई भी परिवर्तन न ला सका, ना तो कंपनी में कोई परिवर्तन ला सका उसके सुधार से संबंधित, और ना ही उसके शासन में कोई भी सुधार नहीं ला सका। कौन, एक्ट 1793। तीसरी बात, इसने जो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो काफी बढ़ा दी। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में क्या की, वृद्धि, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण करता। सत्ता अब गवर्नर जनरल एक ही निकाय में समाहित होती चली गई। और जो सबसे बड़ा विरोध था वो वेतन जो भारतीय राजस्व से किया था उसका भारतीयों ने बड़े पैमाने पर तीव्र तरीके से विरोध किया, जिसे फिर आगे चल के एक्ट 1919 में, ध्यान रखना, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि भाई भारतीय राजस्व से अब अंग्रेजों के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन, या बीओसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। अब हम दूसरे चार्टर एक्ट की बात करते हैं, 1813, 20 वर्ष बाद आएगा। तो पहला तो काम यही करेगा कि कंपनी को के जो आधिपत्य है व्यापार का उसे 20 वर्ष के लिए क्या कर देगा, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा देगा। तो बात तो यही आई कि आखिरकार ये क्यों आया,
तो पहले तो ये कहोगे कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया इसने, तो ये आया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने। दूसरा, प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करो और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करो। कौन? ब्रिटिश संसद जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसकी निगाहें इसीलिए गड़ाई बैठी थी वो कि भारत से या पूर्वी देशों से जो कंपनी है इनके अधिकार को क्या किया जाए, कम किया जाए, और खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो पहला तो वो यही चाह रही थी। दूसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों को और अधिक स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता को बढ़ाने की बात की गई थी भारत में, किसके? ईसाई मिशनरियों के। ईसाई मिशनरियों की स्वायत्तता को क्या किया जाए, और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसकी मांग की गई थी। तब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे, ये इसलिए तो ये आया था। तब इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, तो प्रावधान को जब हम पढ़ते हैं, जब इसके प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान किया गया था कि कंपनी की आय जो थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कंपनी की आय थी, उस कंपनी की आय से शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए, मेरा कहने का मतलब इस आय से भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई कि भारतीय लोगों में शिक्षा, साहित्य के प्रति और विज्ञान के प्रति जो प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी क्या करेगी, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। दूसरा, कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो है उसे खत्म कर दिया। कंपनी के जो भारत के साथ एकाधिकार जो था उसे क्या कर दिया, खत्म। कंपनी अब क्या करेगी, केवल एक तो चीन और एक पूर्वी जो देश हैं जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां ब्रिटिश का हुकूमत थी, वहां पर केवल कंपनी चाय का व्यापार करेगी। ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं मैं, चीन में और पूर्वी देशों में कंपनी अब केवल चाय का व्यापार करेगी। कंपनी भारत के एकाधिकार में जो व्यापार करती थी, अब वो क्या कर दिया, कंपनी का जो एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अब ईसाई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार कर सकती है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिल गया। यही ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में प्रवर्तन करवाया, क्योंकि वो शिक्षा, कपड़े से लेकर खाना से लेकर उन्हें फ्री में देती थी। और उन्हें भारत उस समय ऐसा ही था, पिछड़ा हुआ था हर एक स्तर पर, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर हो। तब तो लोगों को यदि तुम अच्छी शिक्षा का लालच दोगे, खाने पीने का लालच दोगे, कपड़े का लालच दोगे, तो वो क्या होंगे, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्हें शादी करने की अनुमति मिल गई थी, तो कुछ ने शादी वादी के माध्यम से ईसाई मिशनरियों में, जो ईसाई मिशनरी थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ जो ईसाई मिशनरी थी, उन ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार और प्रसार की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई कि ये भारत में क्या कर सकती हैं, प्रचार प्रसार कर सकती हैं। दूसरा, जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी, उनको करारोपण का अधिकार मिल गया। स्थानीय स्तर की जो स्वशासी संस्थाएं थी, स्थानीय स्तर की स्वशासी या स्वायत्तशासी जो संस्थाएं थी, उनको करारोपण अब वो कर रोपण कर सकती है, करारोपण का अधिकार भी मिल गया। कर्मचारियों को नागरिक और सैनिक सेवा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।
जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को नागरिक और सेवा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सेवा नहीं, ये सैनिक है। जो कर्मचारी थे वो नागरिक और सैनिक जो सेवाएं हैं उनके प्रशिक्षण की क्या की व्यवस्था की गई। अब कंपनी, जो कंपनी है वो कंपनी व्यापार और राजस्व, ये भी कहा गया कि भाई अब कंपनी जितना भी व्यापार करती है वो व्यापार और जो भी राजस्व आता है उसके जो लेख हैं उनको अलग अलग दिखाएगी, अलग अलग रखे और उसे हम चेक करेंगे। ठीक है। और भारत में जो भी व्यक्ति आकर के व्यापार करेगा या भारत में आकर के बसेगा उसको लाइसेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया कि भारत में आकर बसने और व्यापार करने वाले के लिए लाइसेंस क्या होगा, अनिवार्य होगा। यहां एक बात और की गई थी कि ये जो एक्ट था, एक्ट ऑफ 1813, इसने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। ध्यान रखना, नींव रखी थी। और इसी के तहत जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसी के तहत जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 तैयार किया गया था, जिसके तहत आगे चलकर इसमें भी अंग्रेजी को शिक्षा के रूप में बढ़ावा देने की बात की। और इसी के तहत आगे चलकर 1835 में एक विधि आयोग बना जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और वहां यह कर दिया गया कि जो उच्च शिक्षा है वो उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी को और बढ़ावा देने के लिए जो पश्चिमी लोग थे, पश्चिमी जो विद थे, प्राच्य विद और आंग्ल जो भारतीय थे या आंग्ल विद जो थे, उन्होंने भी इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ काम किया, क्योंकि वो थे ही पश्चिमी थे तो उनको जो अनुकूल भाषा लगती थी वो इंग्लिश ही लगती थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। चार्टर एक्ट 1833 आखिरकार क्यों आया, तो क्यों आया ये तो हम डिस्कस करते ही हैं। इसीलिए आया कि ब्रिटिश संसद देख रही थी, ब्रिटिश सरकार देख रही थी कंपनी की ताकत गिरे, लेकिन यहां कंपनी साम्राज्य में लगातार वृद्धि कर रही थी। कंपनी साम्राज्य में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। इसे लेकर के ब्रिटिश सरकार भी चिंता में थी। तब उसने दोबारा से चार्टर एक्ट 1833 भेजा। और ये जो चार्टर एक्ट 1833 था वो बेंथम मैकाले और जेम्स मिल, बेंथम मैकाले प्लस जेम्स मिल, इनका जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, ये 1833 एक्ट सेम उसी पर आधारित है। इसके प्रावधान देख लेते हैं कि भाई क्या है इसके प्रावधान। इसके प्रावधान को देख लेते हैं कि एक्ट 1833 के प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किया। सबसे पहला प्रावधान ये था कि जो बंगाल का, अभी तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का, ऑल इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब वो पूरे भारत के लिए क्या कर सकता है, कानून बनाने का अधिकार रखता है। और ऐसा करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था विलियम बेंटिंग। अब विलियम बेंटिंग ऐसा व्यक्ति बन गया भारत में पहला जो पूरे भारत को क्या करेगा, कानून बनाने का अधिकार रखता है। दूसरा जो प्रावधान इसमें किया गया था वो ये किया गया था कि अब भारतीयों के लिए इसमें एक इसी एक्ट की एक धारा थी, सेक्शन 87। उस 87 में यह प्रावधान किया गया
कि अब कोई भारतीय सरकारी सेवाओं के लिए, किसी भारतीय के साथ सरकारी सेवाओं में जाति, धर्म, नस्ल, वंश, वर्ण, रंग, काला गोरे का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बोल सकते हैं कि भारतीयों से सरकारी नौकरियों में जो मानदंड थे वो मानदंड क्या कर दिए, खत्म कर दिए कि भाई सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता संबंधी भारतीयों के लिए कोई भी मानदंड सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। पहली बार यहां ये देखा गया था भारत में कि शासन प्रणाली की केंद्रीकरण वाली व्यवस्था पहली बार इसी एक्ट के तहत अपनाई गई थी। पहली बार शासन प्रणाली के केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई गई थी और ये शासन में जो केंद्रीकरण देखने को मिला था वो राजनीतिक स्तर पर, वो धार्मिक स्तर पर और वो प्रशासनिक स्तर पर, वो प्रशासनिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर केंद्रीकरण देखा गया था। राजनीति में अपने को केंद्रीकरण की सत्ता ताकत को लेकर प्रशासनिक स्तर में अपनी ताकत बढ़ रही थी सेंटर में, और धार्मिक स्तर में भी यहाँ पर बड़ी बड़ी जैसे कही थी ईसाई मिशनरियां आ गई थी, उनको इजाजत दे दी। तो यहाँ पे धार्मिक स्तर में भी केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा था। कंपनी के अगर समस्त व्यापारिक कार्य की बात करें तो उसे खत्म कर दिया गया था कि अब कंपनी कोई भी व्यापारिक कार्य भारत में नहीं करेगी, और ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि कंपनी अब केवल शासन मात्र तक सीमित है। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना है। तो यहाँ ये भी कह सकते हो यहाँ पे व्यापारिक जो कंपनी के अधिकार थे वो खत्म कर दिए। अब कंपनी केवल क्या करेगी, शासन मात्र तक सीमित है, ये बात बोली थी ब्रिटिश संसद ने। दूसरा जो काम किया था इसमें, जो बंबई और मद्रास की परिषद थी उसको विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली गई। बंबई और मद्रास की परिषद से विधि निर्माण की शक्ति क्या कर ली गई, बंबई प्लस मद्रास की जो काउंसिल थी, परिषद थी, उनसे विधि निर्माण की शक्ति क्या करनी, वापस ले ली कि भाई हटो। और विधिक परामर्श के लिए परिषद में चौथा सदस्य भी चुना गया। जो 3 कर दिए थे ना, अब परिषद में चौथा मेंबर भी ले लिया गया। अब परिषद में कितने हो गए, 1833 में आकर के अब फिर से परिषद में 4 सदस्य हो गए। यहीं पे 1835 में इसी एक्ट के तहत पहली बार विधि आयोग बना, जिसकी अध्यक्षता किसने की, लॉर्ड मैकाले ने की। और उच्च स्तर पर जो भाषा का माध्यम था शिक्षा में, उसे अंग्रेजी मान लिया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित किया। इसके तहत जो दास प्रथा थी उसे अवैध घोषित किया, एक्ट ऑफ 1833। फाइनली 1843 में जाकर के दास प्रथा का क्या कर दिया, उन्मूलन। विशेष सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके सहयोग से पूर्णतः दास प्रथा का क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे राजस्व संबंधी उन्हें अधिकार दे दिए गए। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल को पुनः राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दे दिए गए। और राजस्व का अधिकार किस पे हो गया, दोबारा से गवर्नर जनरल की काउंसिल पर हो गया। और गवर्नर जनरल संपूर्ण देश का एक बजट तैयार कर सकता है। ये भी बोला गया कि गवर्नर जनरल जो है वो संपूर्ण देश का या संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार कर सकता है, एक बजट। तो संपूर्ण देश के लिए एक बजट का जो अधिकार था वो 1833 में गवर्नर जनरल को मिला। इसमें लास्ट जो एक्ट है वो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसे और डिस्कस करते हैं। तो 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट क्यों आया, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आया इसीलिए कि भारतीय द्वारा कंपनी की प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग उठ रही थी। भारतीय जो हैं जो कंपनी की
प्रतिक्रियावादी जो नीति थी या शासन था उसके खिलाफ क्या उठा रहे थे, उसके समाप्ति की मांग उठा रहे थे, उसके खत्म करने की मांग। दूसरी जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा कंपनी में सुधार की बात की जा रही थी। डलहौजी द्वारा कंपनी में सुधार की मांग भी उठ रही थी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। अब देख लेते हैं तो फिर क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट में। इस एक्ट में प्रावधान क्या किया गया? तो पहला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि जो सिविल सर्विस थी, जो अखिल भारतीय सेवा थी आईएएस पीसीएस वाली, उसमें भर्ती और चयन की जो प्रक्रिया थी वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की गई और भारतीयों को मौका दिया गया कि भारतीय भी इस क्या करेंगे, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा केवल कहां होगी? ये परीक्षा केवल लंदन में होगी। तो पहला प्रावधान ये किया गया था कि अब भारतीय भी आईएएस, पहले आईसीएस बोलते थे उसे, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा जो प्रावधान किया गया था, जो विधायी शक्ति थी, जो विधायी शक्ति थी उनको कार्यपालिका शक्ति से, कार्यपालिका शक्ति या इसी को प्रशासनिक शक्ति कह सकते हो कहीं कहीं किताबों में, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्तियों से क्या किया गया? पृथक पृथक कर दिया गया या अलग कर दिया गया या मुक्त कर दिया गया कह सकते हो, ठीक है ना। अब विधायी शक्ति के लिए 12 सदस्यीय परिषद बनाई। साहब विधायी शक्ति के लिए क्या कही? 12 सदस्य, जिसमें गवर्नर जनरल भी होगा और मुख्य सेनापति भी होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? और गवर्नर, जो गवर्नर परिषद की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद, उससे 4 सदस्य होंगे और 6 अन्य सदस्य होंगे। तो यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी को भारत में लघु संसद की स्थापना के रूप में देखा गया। इसी को, जो 12 सदस्यीय परिषद थी, भारत में लघु संसद के, भारत में क्या हो गई? लघु संसद की स्थापना हो गई। तो लघु संसद की स्थापना के रूप में इसे देखा गया। दूसरा, अगर हम बंगाल प्रशासन के कार्यों की बात करें तो बंगाल प्रशासन को संभालने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उसकी नियुक्ति की गई। ये किसके लिए की गई थी? केवल बंगाल प्रशासन के लिए। तो बंगाल प्रशासन के लिए उसके कार्य के, प्रशासन के कार्यों को संभालने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। बीओडी की संख्या में जो 24 मेंबर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या में 24 जो सदस्य थे उनको घटा करके, देखो इसे कमजोर कर रहे हैं, 18 कर दिया कि भाई इसमें मेंबर कितने होंगे? 18 होंगे। और यहीं पर 1854 में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था चार्ल्स बोर्ड कमेटी, जिसका नाम था चार्ल्स बोर्ड कमेटी। ये कमेटी जो बनाई गई थी वो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? शिक्षा के विकास के लिए। इसीलिए इसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए इसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा, भारतीय या जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी स्थापना की गई। इसमें भारतीय या केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसकी क्या की गई? उसकी स्थापना की गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इस डिस्कशन से पहले उन क्वेश्चन आंसर को आप खुद सॉल्व करिए
उसके बाद जब मैं क्लास नेक्स्ट पॉलिटी की स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा आपके साथ। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आप उसे सॉल्व कर दोगे मेरे इसी डिस्कशन के माध्यम से, और यदि नहीं भी होते हैं या कोई दिक्कत आती है, सॉल्विंग अप्रोच जो है वो गड़बड़ आती है, तो हम उसे बेहद आसानी और सुलभ तरीका से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज डिस्कशन इतना ही है। इससे संबंधित जो आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।